हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में गया है बेटा, तो उनको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो आज इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ सिविल ब्रांच के लिए मैंने कुछ सोच रखा है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहां पर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए, जैसे फर्स्ट ईयर था बेटा, तो फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स 1 अपन को पढ़ना था, मैथमेटिक्स 2 पढ़ना था। तो ये जो मैथमेटिक्स 1 और 2 था ना, ये सारे ब्रांच के लिए क्या था, कॉमन था। भले आपका सिविल ब्रांच हो, मैकेनिकल ब्रांच हो, सीएस ब्रांच हो, ठीक है, कोई सा भी ब्रांच था, आपको मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 पढ़ना था, वो क्या था बेटा, सेम था। लेकिन मैथमेटिक्स 3 के लिए ऐसा नहीं है। अलग अलग ब्रांच के लिए क्या है बेटा, अलग अलग आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। जैसे कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो सीएसई के बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वो क्या पढ़ेंगे बेटा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो आपके ईएनटीसी वाले हैं वो भी आपका मैथमेटिक्स 3 पढ़ेंगे। लेकिन इनका क्या है बेटा, सिलेबस आपका अलग होने वाला है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक ब्रांच के बच्चे क्या है बेटा, अलग अलग सिलेबस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा ब्रांच है बेटा, वो है सिविल ब्रांच। अब आप बोलोगे सर आज तो आप सिविल का डिस्कस कर रहे हो, तो इससे पहले बेटा मैं सीएससी के लिए डिस्कस कर चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, तो जो सीएस वाले बच्चे हैं वो उस लिंक को जाके क्या करें बेटा, चेकआउट करें। और ईएनटीसी के लिए जो मैथमेटिक्स 3 है, उसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। तो जो ईएनटीसी वाले बच्चे हैं वो भी जाके अपने लिंक को चेकआउट करें। ठीक है, उनका सिलेबस मैंने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए। तो सिविल वाले बच्चे अब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सारे ब्रांच को अलग अलग मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो आज जो हमारा ब्रांच है बेटा, वो है सिविल ब्रांच। ठीक है, चलिए। देखो यार, सिलेबस में क्या है, अगर मान के चलो तो अगर अपन कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके मन में एक बात आता है कि सर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्या वो इजी है या टफ है। तो यहां पर मैं एक सवाल का जवाब आपको देना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 3 ये उन्हीं लोगों के लिए इजी होने वाला है बेटा, जो यहां पर प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप अगर ये सोचोगे कि मैं जल्दी जल्दी में पढ़ लूं, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ लूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए पढ़ लूं बेटा, तो आप यहां पर फंस जाओगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजी हैं बेटा, लेकिन कुछ चैप्टर्स में अपन को बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना चीजों को कि एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, वो वाला काम आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपके 6 यूनिट से, और 6 यूनिट बड़े बड़े हैं, आप कवर ही नहीं कर पाओगे। आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, आप पूरे सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाओगे बेटा। बेकार का टेंशन होता, तो वो आपको नहीं पालना है। प्रॉपर मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। जैसे कि बात करें पहले यूनिट की बेटा, तो पहला यूनिट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। अब देखो, जैसे पहला यूनिट है, ये जो यूनिट है ना बेटा, ये आपका क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है। यहां पर क्वेश्चन का अगर वैल्यू की बात की जाए, तो यहां पर क्वेश्चन का वैल्यू है बेटा, वो है 0। बोलोगे सर क्वेश्चन का वैल्यू 0 क्यों? देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इसके लिए सबसे पहले अपन को बेसिक स्टडी करना पड़ेगा, और बेसिक के बाद बेटा हमें स्टडी करना पड़ेगा कंसेप्ट को। तो अगर हमारा बेसिक और कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो हम कोई भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं यार, अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कर लेते हैं, एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो हो सकता है अगर क्वेश्चन अलग आए तो आप फंस जाओगे। तो जो पहला यूनिट है बेटा, उसमें अपन को पहले बेसिक कवर करना है, उसके बाद कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है, और उसके बाद जब बेसिक और कंसेप्ट हो जाएगा ना बेटा, तो क्वेश्चंस अपन क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला यूनिट कवर करने के लिए कम से कम मानकर चलो कि अपन को 30+ लेक्चर्स लगने वाले हैं, ताकि हमारा पूरा बेसिक कवर हो जाए और हमारा जो भी कंसेप्ट है बेटा, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर बात की जाए यूनिट नंबर 2 का, तो देखो यूनिट नंबर 2 आपका न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ये ज्यादा टफ नहीं है बेटा, ये इजी है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें अपन को ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी मैथ्स है ना वो आपके कैलकुलेटर से सॉल्व होंगे। वो क्या होंगे बेटा, आपके कैलकुलेटर से सॉल्व होंगे। और साथ ही साथ जो भी मैथ्स है उसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। उसका लेंथ क्या है बेटा, थोड़ा सा ज्यादा। मतलब मानकर चलो कि कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अपन को कम से कम 15 मिनट का समय लगेगा और इससे ज्यादा भी लग सकता है। अब देखो समझना यहां पर क्या है बेटा कि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, ठीक है। बोलोगे हाँ सर क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और यहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना है। मतलब यहां पर कैलकुलेटर का बहुत ही ज्यादा क्या होगा बेटा, यूज होगा। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हम लोग एग्जाम में कैलकुलेटर सही नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर उसी से चलेगा सही सही जो प्रैक्टिस किया हुआ। ये पता वो एक सोचने वाली बात है कि यार कैलकुलेटर तो बहुत ईजी, अपन नहीं, यहां पर अपन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आपसे कैलकुलेटर चलेगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो ये मान के चलो कि यूनिट 2 बहुत इजी है, बस आपको यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेटर का प्रैक्टिस हो जाएगा बेटा, और कैलकुलेटर का प्रैक्टिस हो गया तो फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मानकर चलो कि आप किसी क्वेश्चन में 15 मिनट देते हो और 15 मिनट देने के बाद ये पता चलता है कि वो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, तो आपका क्वेश्चन तो गया लेकिन साथ में आपका ये 15 मिनट भी क्या होगा बेटा, चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए मानकर चलो कि 15 से 20 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इजी है ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर 3। तो देखो यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर अपन को पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है बेटा वो है आपका स्टैटिक्स, ये एक अलग चैप्टर है। और ये जो प्रोबेबिलिटी है बेटा ये आपका एक अलग चैप्टर है। अगर आप इसको मानकर चलो तो मैं इसको कैटेगरी दूंगा इजी का, ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। यहां पर थोड़ा बहुत कैलकुलेटर का यूज होगा बेटा, लेकिन एक बात समझना, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना बेटा ये आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हो कि आप गेट का एग्जाम दोगे बेटा, तो गेट में ना हर बार प्रोबेबिलिटी से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मैंने मतलब पर्सनली बच्चों को देखा है कि बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं लेकिन उनका बेसिक्स उतना अच्छा नहीं होता। वो पता रैंडम वेरिएबल कोई जज नहीं कर पाते, उन्हें प्रोबेबिलिटी में ये दिक्कत होता है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करना कैसे वो उनको पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको सैंपल स्पेस के बारे में नहीं पता है। तो यहां पर बिल्कुल नहीं घबराना है बेटा, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे बेटा। और रहा बात स्टैटिस्टिक्स का, तो ये इजी है, इसके लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना। अगर आप इसको एक बार भी पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अपन को थोड़ा सा बेसिक अच्छे से करना पड़ेगा, और बेसिक के साथ बेटा क्या हमारा कंसेप्ट, ठीक है। चलो तो अगर रिकॉल करें बेटा तो ये पहला वाला चैप्टर हमारा टफ था, ठीक है, दूसरा वाला इजी है। और इसको मानकर चलो कि इसका आधा पोर्शन इजी है और आधा पोर्शन क्या है बेटा, टफ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी अलग चैप्टर है और आपका स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा, अलग चैप्टर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा यूनिट नंबर 4 और आपका यूनिट नंबर 5 में वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखो बेटा वेक्टर का क्या है, जैसे कि अगर वेक्टर कैलकुलस की बात की जाए तो वेक्टर कैलकुलस के 2 टाइप होते हैं। पहला जो होता है बेटा वो होता है डिफरेंशिएशन पार्ट, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है इंटीग्रेशन पार्ट। तो यूनिट 4 हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट को कवर कर रहा है और यूनिट 5 जो है बेटा वो हमारा इंटीग्रेशन पार्ट को कवर कर रहा है। अब यहां पर दिक्कत क्या है ना बेटा, यहां पे दिक्कत यह है कि ये दोनों चैप्टर्स आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। आप ये मानकर चलो कि अगर आप यूनिट 4 नहीं पढ़ते हो तो आप यूनिट 5 भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक्स है बेटा वो आपस में कनेक्टेड है। हाँ लेकिन इतना गारंटी मैं जरूर देता हूं कि अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और मजा आएगा, क्योंकि यहां पर वही है बेटा, यहां पर क्या है आपका बेसिक, और बेसिक के बाद आपका कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपका बेसिक और कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसके लिए जो लेक्चर्स है बेटा ये मानकर चलो कम से कम 40 लेक्चर इसमें लगेगा, और यूनिट नंबर 4 और 5 को कवर करने में 30 लेक्चर्स अपन को लगने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितने लेक्चर्स अपन को लग रहे हैं अभी तक। 30 यहां पर, 20, 50 मान लो यहां पर हो गया, और ये आपका 40 और यहां आपका 30, मतलब मानकर चलो कि 100 प्लस हो चुका है, ठीक है। लास्ट यूनिट क्या है बेटा, लास्ट यूनिट है आपका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यार ये मतलब थोड़ा समझ के परे। अब बोलोगे सर समझ के परे कैसे? देखो बेटा एक बात आप समझना
जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पार्ट होता है, एक आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलोगे ठीक है सर। तो देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने M2 में पढ़ा था और यहां पर M3 का जो पहला चैप्टर है वो भी OD का ही है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने कहीं पढ़ा ही नहीं। अब आप ये सोचो कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पढ़ना है बेटा, एप्लीकेशन पढ़ना है। अब ये सिलेबस बनाने वाले जाने कि यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या कर रहा है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में ही नहीं है। बोलोगे सर आप डरा रहे हो, नहीं फैक्ट बात है ना। अगर हम लोग किसी चीज को स्टडी करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स 2 में क्या था, हमने फर्स्ट ऑर्डर को मतलब स्टडी करा था और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। बोलोगे हाँ सर, लेकिन यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं ना। तो आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है, आपको डायरेक्ट क्या पढ़ना है बेटा, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, यहां पर मैं मानकर चलो एक एवरेज लेके चलूंगा कि कम से कम यहां पर मैं 15 से 20 लेक्चर लूं आपके, ताकि आप मान के चलो बेसिक्स कर लो। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वेव इक्वेशन हो गया, 1 और 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, ये अपन कवर करेंगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो टफ लगेगा तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये यार जबरदस्ती डाला गया। यहां पर एप्लीकेशन ऑफ पीडीई नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो पीडीई होना चाहिए, उसके बाद उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो जो है वो है, अपन को घबराना नहीं है। तो बेटा मानकर चलो कि पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में आपको, जो भी आपका कोर्स है बेटा, पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में कम से कम 130 प्लस लेक्चर्स लगेंगे। अब यहां पर 130 प्लस लेक्चर्स जो है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक है और आपका कंसेप्ट है, ठीक है। और अभी मैंने निराली का जिक्र नहीं किया है, अभी मैंने निराली का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है बेटा, ठीक है। तो यहां पर मेरा प्लानिंग क्या है, मेरा प्लानिंग यह है कि जो मेरे पास लेक्चर्स अभी बने हुए हैं जहां पर आपका बेसिक और कंसेप्ट क्लियर होगा, तो मानकर चलो कि हमारे पास 3 महीना है, तो हम लोग यहां पर 2 मंथ्स अपने बेसिक और कंसेप्ट को दे सकते हैं बेटा। और बचा हुआ जो 1 मंथ है बेटा, उसमें हम लोग जो निराली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करेंगे। तो मानकर चलो वैसे तो आपसे 50% से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो निराली में अलग होंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। सबसे पहले जो मेरे पास लेक्चर्स बने हुए हैं जिसमें आपका मैं बेसिक और कंसेप्ट क्लियर कर सकता हूं, वो मैं करवाऊंगा। एंड आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, जो निराली के क्वेश्चंस हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है और जो मुझे ऐसा लगेगा कि आपसे नहीं हो पा रहा, तो वो मैं करवा दूंगा। क्योंकि यहां पर हम लोग सिर्फ निराली नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि जब भी मैंने कोई आपके चैप्टर्स यहां पे शूट करा है, वो इंडिया के सबसे अच्छे बुक को फॉलो करा, वो है BS गिरवाल। तो फिलहाल मैं निराली को छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन निराली को हमेशा पकड़ के नहीं रहना। हाँ, ये निराली क्या है ना बेटा, ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो हम लोग अपने बेसिक और कंसेप्ट को आप क्लियर कर लो, क्वेश्चंस रहा बात प्रैक्टिस करने का, तो निराली से अपन करेंगे। अभी हमारे पास समय है, तो फिलहाल मैं सारे कंटेंट को ऐड कर देता हूं एक ही बार में। तो जो बच्चा मुझसे पहले पढ़ चुका है, मैं उनसे ये बोलूंगा कि प्लीज डेमो के चक्कर में अपना नुकसान ना करें, डायरेक्ट कोर्स को परचेस करें और पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा वही रहता है कि मैं अपने बच्चों को बेसिक से पढ़ाऊं। एग्जाम पास हो जाते हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि आप कुछ सीखो ताकि आगे चल के कुछ अच्छा कर पाओ। अगर आप गेट वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यहां मैथ्स से क्या मिलता है बेटा, कॉन्फिडेंट मिलता है। तो मेरा हमेशा ये उद्देश्य कि नहीं, लेकिन यहां पर देखो एक बैलेंस बनाकर चलेंगे कि हाँ, पहले बेसिक कंसेप्ट, देन हम लोग निराली के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के, उसको कवर अप करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पे 2 टाइप के ऑडियंस है। पहला ऑडियंस जो मुझसे पहले पढ़ चुका है, वो जाओ कोर्स को परचेस करो, और जो सरप्राइज था आपके लिए वो था आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के भी बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम ऐसे है कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर को बोला जाता है सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, और इसी को बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात की जाए ना बेटा, तो ये मेरा मानकर चलो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी मानकर चलो, और ये मेरा क्या है बेटा, बेस्ट सब्जेक्ट है। तो अभी मैं फिलहाल मैचअप कर रहा हूं कि जो कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपका उससे काम हो जाएगा। देखो नो डाउट बेसिक के लिए तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन मैं एक बार खुद रिव्यू कर रहा हूं, और अगर रिव्यू अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का आपको कोर्स मिल जाएगा। और इतना मैं बता रहा हूं कि इसमें अगर आपने ज्वाइन करा ना, तो पूरा बेसिक मैं आपका क्लियर करवा दूंगा सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सिविल वाले बच्चों के लिए अब क्या रहा बेटा, मैथमेटिक्स 3 का तो कोर्स आ चुका हूं। रहा बात मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का, तो रिव्यू करने के बाद अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, तो जल्दी मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यही सरप्राइज था, ठीक है। चलिए, तो भैया पुराने बच्चों को तो मैंने बोल दिया, आप जाइए कोर्स परचेस कीजिए। अब कोई नए बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो मेरे बोलने पे तो कोर्स परचेस करेगा नहीं, तो ठीक है बेटा, बिल्कुल मत घबराइए। अभी हम लोग कहां पर हैं, अभी हम लोग हैं सिलेबस के वीडियो में। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर, अभी हम लोग यहां पर है सिलेबस का वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, मैं आपको 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन का दूंगा, और आपको फिर मैं 1 लेक्चर दूंगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, और मैं ये क्यों दे रहा हूं बेटा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी अपना डिप्लोमा करके डिग्री कर रहे हैं, तो मैथ्स उनका छूट गया होगा। तो यहां पर क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उनका रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, जो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं ना, वहां पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फंसते हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अपन को दिक्कत को पालना नहीं है। डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर, इंटीग्रेशन का 1 लेक्चर, आप मानकर चलो इसे 2 घंटे में कवर कर लोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद यूनिट 4 का आप मानकर चलो कि मैं आपको कुछ लेक्चर्स दूंगा, जैसे कि 4 लेक्चर मैं दे दूंगा आपको यूनिट 4 का। आप 4 लेक्चर को पढ़ो, और अगर आपको इतना पढ़ने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा है, तब जाके बेटा आप क्या करना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप में स्टोर पे जाना। ठीक है, स्टोर पे जाने के बाद सर्च करना एसपीपीयू। तो जैसे ही आप एसपीपीयू सर्च करोगे मेरे ऐप के स्टोर पे जाके, तो वहां पर बहुत सारे कोर्स आपको दिखने लग जाएगा, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3। तो आपको अपना मैथमेटिक्स 3 क्या कर लेना है बेटा, परचेस कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको परचेस करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है बेटा, तो ये मेरा ही कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और घबराना नहीं है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आ गया ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको मजा आ जाएगा। बस रिव्यू में क्या हो, ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पास हो जाए बेटा। बाकी मैथमेटिक्स 3 का मैंने बता दिया कि पहले मैं बेसिक और आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, जो लेक्चर्स मेरे पास बने हुए हैं पहले से उनको देकर, और उसके बाद बेटा अपन क्या करेंगे, निराली के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर क्या है बेटा, हमारा बेसिक भी हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट भी हो जाएगा, और हमारे एग्जाम के लिए हमारी अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। सिलेबस के बाद 3 लेक्चर डिफरेंशिएशन के, 1 लेक्चर इंटीग्रेशन के, और ये 4 लेक्चर आपके यूनिट 4 के आप क्या करो बेटा, अटेम्प्ट करो। अच्छा लगता है तो आप मैथमेटिक्स 3 का कोर्स परचेस कर सकते हो, घबराना नहीं, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आप पढ़ो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।